सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। जनरली आप जेई की स्टूडेंट हो या फिर नीट की स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब भी हम मोल कंसेप्ट की बात करते हैं तो मोल कंसेप्ट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोडक्ट का कितना फॉर्मेशन हुआ है, कितनी क्वांटिटी उसकी बनी है, या फिर रिएक्टेंट कितना यूज हुआ है, ये सब चीजें किसके बेसिस पे हम बताते हैं? जनरली लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे बताते हैं। आप नीट के स्टूडेंट हो या फिर जेई के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से अगर आप नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट वर्ड से ही पता चल रहा है कि जनरली जो रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ के क्या करते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएजेंट जो रिएक्शन के दौरान पहले कंप्लीट हो जाते हैं, पहले पूरे हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इसके बारे में हमने कुछ यहाँ पे थ्योरी लिख रखी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के बेसिस पे देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं। जनरली आप यहाँ पे देख सकते हो, पहली लाइन में पढ़ सकते हैं, a reactant which consumed completely first during the reaction and limit the formation of product। यानी ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान पहले कंप्लीट हो जाते हैं और प्रोडक्ट कितना बन रहा है उसको भी ये लिमिट करते हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में हम एक एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मल एग्जांपल है, जैसे N2 प्लस H2, इनकी जब रिएक्शन करवाई जाती है तो आपको पता है NH3 बनता है भाई, ठीक है। NH3 बनता है। इसमें हम यहाँ पे लगा देते हैं, जब बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, तो 3NH3, 3H2 और 2NH3, ये आपके क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनको हम बोलते हैं। इनके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक केस लेते हैं, देखो एक केस बनाते हैं हम, केस फर्स्ट। इसमें देखना, मैं वापस से लिख रहा हूं एक बार, N2 प्लस 3H2 और जब इनकी रिएक्शन होती है तो 2NH3 बनता है। ध्यान रखना, मान लीजिए हमने इनिशियली इनके कुछ मोल्स लिए हैं, इनिशियली नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के मोल्स लिए। देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको क्या बताता है? यहाँ पे कुछ ही नहीं है, दैट मींस एक है, तो हम क्या बोलेंगे? एक मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती है? 2 मोल अमोनिया बनाती है। लेकिन सपोज करना कि हमने यहाँ पे इसके कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो ली है ना भाई, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे हम ये चीजें बता रहे हैं। लेकिन जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इनकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी लेते हैं ना, उसी को हम बोल रहे हैं जो इनिशियली हमने क्वांटिटी ली है। सपोज करना कि नाइट्रोजन जो गैस है उसके हमने 2 मोल लिए हैं और जो हाइड्रोजन गैस है उसके हमने 6 मोल लिए हैं। और आपको पता है अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है, यानी जो अमोनिया है वो आपके पास में बिल्कुल जीरो रहेगा, ठीक है। अब देखना, यहां पे देखना, अगर T इज इक्वल टू T1 टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, यानी कुछ टाइम चला गया है, रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। मान लीजिए कि जो नाइट्रोजन गैस है उसका 1 मोल यूज हो चुका है। अगर 1 मोल इसका यूज हो चुका तो अब कितना बचा वो देखते हैं। देखो टोटल आपके पास में 2 थे और उनमें से 1 मोल यूज हो चुका है, तो अब कितना बचा आपके पास में? 1 मोल बचा। इसी तरीके से ध्यान रखना, जब नाइट्रोजन गैस का 1 मोल यूज होता है तो उसी टाइम हाइड्रोजन गैस के 3 मोल यूज होते हैं। तो टोटल आपके पास में कितने हैं? हाइड्रोजन गैस के 6 मोल और इसमें से यूज कितने हो चुके हैं? 3 मोल। तो बचे कितने आपके पास में? 3 मोल बच गए। और ये भी ध्यान रखना कि जब नाइट्रोजन गैस का 1 मोल यूज होता है उसी टाइम अमोनिया गैस के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल बनते हैं। यानी इस रिएक्शन में T1 टाइम पीरियड में जो अमोनिया है उसके कितने मोल बन गए? 2 मोल। सपोज T2 टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि जो नाइट्रोजन गैस है उसके 2 मोल यूज हो चुके हैं, ठीक है। अगर 2 मोल यूज हो चुके हैं दैट मींस 2 तो पूरे थे आपके पास में और 2 के 2 यूज हो चुके हैं, तो अब कितने बचे आपके पास में? 0 मोल बचे। और हम सेम कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, अगर नाइट्रोजन गैस के 2 मोल यूज होंगे तो हाइड्रोजन गैस के 2 into 3 यानी 6 मोल यूज होंगे। अब देखो टोटल आपके पास में 6 थे और 6 के 6 यूज हो चुके हैं, दैट मींस यहाँ पे भी कितना बचा आपके पास में? 0 मोल क्या बचा? हाइड्रोजन गैस आपके पास में बची। और ऐसी कंडीशन में
जब इसका 1 मोल यूज होता है तो 2 मोल अमोनिया बनती है, लेकिन जब नाइट्रोजन गैस 2 मोल यूज होगी दैट मीन्स अमोनिया गैस कितनी बनेगी, 4 मोल बनेगी। तो इस कंसेप्ट से आपको क्या पता चला कि ध्यान रखना जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के दौरान हमें 4 मोल तो अमोनिया गैस मिल चुकी है, लेकिन ध्यान रखना रिएक्टेंट आपके पास में जो भी था वो कंप्लीटली यूज हो चुका है। यानी यहाँ पे जब रिएक्शन हुई रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट कोई सा ही बचा ही नहीं। अगर रिएक्टेंट बचा नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे हम लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। भाई लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब तो क्या होता है, ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन के दौरान पहले कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे तो दोनों के दोनों क्या हुए साथ में कंप्लीट हुए, लेकिन यहीं पे हम एक केस और बनाते हैं, ध्यान से सुनना, केस सेकंड बनाते हैं। देखिए वापस वो की वो रिएक्शन लेते हैं N2 प्लस 3H2 और क्या बन रहा है 2NH3। अब यहाँ पे देखना आप पहला केस जो इनिशियली हम ले रहे हैं मोल्स उनको हम थोड़े से चेंज करते हैं। तो इनिशियली हमने मान लीजिए जो नाइट्रोजन गैस है उसके तो 2 मोल ही लिए हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है उसके हमने 8 मोल ले लिए भाई इस बार। ठीक है, वापस से चालू करते हैं वो की वो चीजें। सपोज T1 टाइम पीरियड में नाइट्रोजन गैस का 1 मोल यूज हो चुका, तो बचा कितना, तो 2 थे उनमें से 1 मोल यूज हो चुका, बचा कितना 1 मोल बचा आपके पास में। अब सेम कंडीशन लगाइए, टोटल मोल कितने थे 8 थे, इसका 1 मोल यूज होगा तो हाइड्रोजन गैस के कितने मोल यूज होंगे 3 मोल, तो इसमें 3 मोल यूज हो गए और बचा कितना आपके पास में 5 मोल। और अमोनिया गैस कितनी बन गई आपके पास में 2 मोल। सपोज T2 टाइम पीरियड पे जो नाइट्रोजन गैस है उसके 2 मोल यूज हो चुके हैं, यानी टोटल आपके पास में 2 ही तो थे और 2 के 2 यूज हो चुके हैं, तो कितना बचा 0 मोल बचा। लेकिन ध्यान रखना जब नाइट्रोजन के 2 मोल यूज होते हैं उसी टाइम हाइड्रोजन के 6 मोल यूज होंगे, लेकिन टोटल हमारे पास में है कितने 8 है, तो 8 में से 6 निकाल दो, कितने बचे 2 मोल बच गए। और अमोनिया गैस कितनी बनेगी आपके पास में 4 मोल बनेगी। अब यहां पे आप देखना जब रिएक्शन हो रही थी इस दौरान हमारे पास में जो अमोनिया गैस है सॉरी जो नाइट्रोजन गैस है वो कंप्लीटली यूज हो चुकी है ड्यूरिंग द रिएक्शन, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन गैस बची हुई है। मुझे बताइए क्या ये हाइड्रोजन गैस अकेली अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर सकती है, तो हम बोलेंगे नहीं कर सकती, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में जब नाइट्रोजन गैस जुड़ेगी तभी जाके हमें अमोनिया का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसलिए देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस है वो रिएक्शन के दौरान पहले कंप्लीट हो चुकी है, और ये जब कंप्लीट हो गई तो आपकी रिएक्शन भी क्या हो गई है रुक गई है। तो रिएक्शन के दौरान जो पहले कंप्लीट हो जाता है, जो रिएक्टेंट पहले कंप्लीट हो जाता है, जो रिएजेंट सबसे पहले कंप्लीट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं अनलिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो इस केस में हम देखेंगे जो नाइट्रोजन है आपका N2 है वो क्या हो जाएगा N2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में आपको पता चल गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से हम देखेंगे, कोई भी रिएक्शन हमको दे दी गई है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का पता कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें हम कुछ स्टेप्स देखते हैं, जिसमें हम पहली स्टेप देख रहे हैं। पहले स्टेप फर्स्ट क्या होगी, आपके पास में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, आपके पास में है पहले से जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं उनमें आपको रिएक्शन दे दी जाएगी। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जो भी केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है क्वेश्चन में उसको बैलेंस करना है। तो हम पहला स्टेप इसका ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल balance the chemical reaction। अब देखो आपके पास में केमिकल रिएक्शन दो तरीके की हो सकती है। एक रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें केवल एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ओनली वन रिएक्टेंट, और एक होगा मोर देन वन रिएक्टेंट अगर प्रेजेंट है, मोर देन वन रिएक्टेंट अगर प्रेजेंट हो, ऐसी कंडीशन, दो कंडीशन आपके पास में बन जाएगी।
अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी ए और इसकी रिएक्शन हो गई और आपके पास में क्या बना, ये देखो स्मॉल ए बी और सी है ना, ये क्या है आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे आपके पास में केवल एक ही रिएक्टेंट है, जब एक ही रिएक्टेंट होता है आपके पास में किसी भी रिएक्शन में, तो वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कोई भी कंसेप्ट लागू नहीं होता है, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे नो लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कंसेप्ट लागू ही नहीं होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन देखना, अगर आपके पास में रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, तब हम देखेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान पहले कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखना इसमें रिएक्शन आपकी हो सकती है जैसे ए बी बी सी प्लस डी, ऐसी रिएक्शन हो सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो आपके पास में रिएक्टेंट है, तो इनमें से ऐसा हो सकता है कि कोई एक रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान पहले कंप्लीट हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, बी और इससे रिएक्शन जब हुई तो बना सी डी ई, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन आपके पास में हो सकती है, तो इनमें हम देखेंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट है इनमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे सबसे पहले इनको आपको बैलेंस करना है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है, स्टेप सेकंड, पहले में आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। अब देखना जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट उनकी कुछ ना कुछ आपको क्वांटिटी दी जाती है, यानी हो सकता है कि आपको रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हों, या फिर हो सकता है कि जो रिएक्टेंट है उनमें उनका वेट आपको दे रखा हो, तो वेट से आप मोल निकाल सकते हो जब आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मोलर मास आपको पता हो तो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जो रिएक्टेंट है उनके नंबर्स दे रखे हों, तो ऐसी कंडीशन में वहां से आपको क्या निकालना है, उसके मोल्स निकालना है। यानी ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले जो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी आपकी, उसके बाद में आपको सबसे पहले जो रिएक्टेंट है उनके मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट the number of moles, calculate the number of moles of each reactant, यानी जितने भी आपके पास में रिएक्टेंट है उनके each reactant उनके नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने। जैसे हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं XA प्लस YB CC प्लस DD, ठीक है। मान लीजिए ये तो आपके पास में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसमें एक काम करना, आप इनको हटा दो यहां से और इनकी जगह क्या लिख दो, वापस से वो का वो ले लेते हैं हम ए और बी। मान लीजिए जो Na है ये मोल्स निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में आपको दे रखा है उनके बेसिस पे आपको रिएक्टेंट के मोल्स निकालने हैं। तो Na सपोज करना कि x मोल है, ठीक है, और Nb है वो मान लीजिए क्या है, y मोल है, क्या होंगे, y मोल। अब देखो आपके पास में दो चीजें आ गई हैं, पहला स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और बाद दूसरी चीज आपके पास में इनके पर्टिकुलर इनिशियली मोल्स भी आपके पास में प्रेजेंट है। तो तीसरे स्टेप लिखते हैं हम इसके बाद में, स्टेप थर्ड होगा आपका डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट by their stoichiometric coefficient। अब देखना यहाँ पे वापस से मैं एक बार रिएक्शन लिख रहा हूं ए प्लस बी सी प्लस डी, और यहाँ पे साथ में आपको क्या पता चल गया, इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, आपके x मोल आ रहे हैं और इसके y मोल्स आ रहे हैं। अब मैंने क्या बोला कि किसी भी रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं इनिशियली मोल्स, इनको डिवाइड करना है किससे, उनके इस पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, यानी यहाँ पे क्या होगा आपके पास में x अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या निकाल रहे हैं,
मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो x अपॉन a आ गया, ये क्या आ जाएगा, b के मोल्स कितने इनिशियली, y अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, b, ठीक है। ये स्टेप आपकी थर्ड हो गई। अब फोर्थ स्टेप देखना, लास्ट स्टेप आपकी। फोर्थ स्टेप में क्या बोला गया है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ, क्या था आपके पास में, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी जो मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो वैल्यू निकाली है उसको हमें कंपेयर करना है। अब इसमें आपके पास में 3 केस बनते हैं, छोटे छोटे केस हैं, ठीक है। पहला क्या बन सकता है, इफ, अब देखो इससे देख लो आप एक बार, यहाँ पे क्या हो सकता है कि x अपॉन a की वैल्यू ज्यादा है y अपॉन b से, या फिर y अपॉन b की वैल्यू ज्यादा होगी x अपॉन a से, नॉर्मल ऐसे केस बनेंगे, ठीक है। तो देखना, सपोज यहाँ पे मानना कि x अपॉन a इज ग्रेटर देन y अपॉन b, तो जो वैल्यू छोटी होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। आपको समझ में आई इस चीज के बारे में, तो मैं बताता हूं, देखो, इफ x अपॉन a इज ग्रेटर देन y अपॉन b है, ऐसी कंडीशन में पहले आपको ये देखना है कि b या a आपके पास में मोल्स थे, सॉरी x और y आपके पास में क्या थे, मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो y किसके मोल है आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू छोटी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी यहाँ पे y अपॉन b की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, और यहाँ पे y देखो किसके मोल थे, b के मोल थे, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन होगा, b होगा। दूसरी कंडीशन आपके पास में ये बन सकती है, इफ x अपॉन a इज लेस देन y अपॉन b, ऐसी कंडीशन में कौन छोटा आ रहा है, किसकी वैल्यू कम आ रही है, x अपॉन a की वैल्यू कम आ रही है, और x मोल किसके थे, x मोल किसके थे, आप देख सकते हो यहाँ पे a के थे, इसलिए यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन होगा, a होगा। तीसरी कंडीशन ये भी बन सकती है, इफ x अपॉन a इज इक्वल्स टू y अपॉन b, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना दोनों के दोनों जब बराबर होती हैं, दोनों की दोनों वैल्यूज जब बराबर होती है तो वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कोई भी कंसेप्ट नहीं लगता है, तो हम बोलेंगे नो लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा, जितने भी इसके जो केस बन रहे थे वो हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब देखना, यहां से स्टार्ट किया था हमने, ये देखो इसके बारे में देख लो, पहले 2-3 जो लाइन लिखी हमने इसके बारे में हम देख भूल गए थे हम, देखना, रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम्ड कंप्लीटली फर्स्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड लिमिट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाते हैं। दूसरा, अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट फॉर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, यानी जो लिमिटिंग रिएजेंट है इसी से हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट कितना बना है, या फिर लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा जो दूसरे रिएक्टेंट है वो कितने कंज्यूम हुए हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसके बारे में हमें लिमिटिंग रिएजेंट बताता है। तीसरा देखना, वंस द लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम्ड कंप्लीटली द रिएक्शन इज ओवर, यानी जब लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपकी रिएक्शन है वो भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद में हमने एक एग्जांपल देखा जिसका पहला केस बनाया जिसमें दोनों के दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज हो चुके थे ड्यूरिंग द रिएक्शन और एक साथ में यूज हो रहे थे, इसलिए वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कंसेप्ट नहीं था। दूसरा केस हमने देखा तो इसमें हमें पता चला कि जो नाइट्रोजन गैस है वो रिएक्शन के दौरान पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी और रिएक्शन पहले ही रुक चुकी थी, इसलिए हमने यहाँ पे बोला था कि नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद में हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, इसकी हमने कुछ स्टेप्स देखी, जिसमें सबसे पहली थी रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद में जो भी रिएक्टेंट है उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, और उस वैल्यू निकालने के बाद में हमें उसे कंपेयर करना है, और कंपेयर करने पे मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू जिसकी कम आती है उसके परपेंडिकुलर जो भी रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। तो चलो इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 5 moles of A and 3 moles of B are allowed to react together as per the given chemical reaction, और आपके पास में केमिकल रिएक्शंस कौन सी है, ये वाली, यानी 2A प्लस B, इनकी जब रिएक्शन हुई तो आपके पास में 3C प्लस D बना। ध्यान रखना यहाँ पे हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहले से दे रखे हैं, ठीक है।
दूसरी चीज इसमें क्या दे रखी है, 5 मोल ऑफ ए, यानी ए है वो हमें दे रखा है पहले से 5 मोल है, ठीक है, एंड 3 मोल ऑफ बी दे रखा है, यानी जो बी है वो आपका कितना है 3 मोल है। हमें पूछा गया है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन जब कंप्लीट होती है उस दौरान आपके पास में सी और डी है, उसके कितने कितने मोल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट से पहले हमें निकालना होता है कि जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करो। तो आपको पता है कि रिएक्शन पहले से यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है। इसके बाद में हमें रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल्स भी दे रखे हैं। तो हमारी स्टार्टिंग की जो दो स्टेप थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगाना है, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता करना है। तो इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, जैसे हम एलआर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एलआर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आया, 2.5 आया। यहाँ पे देखना मोल्स 3 है अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अब आप देखना एक साइड में तो आपके पास में 2.5 है, एक 3 है, वैल्यू कम कौन सी है 2.5, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट है ए, ये क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम बोलेंगे ए इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता चल जाता है ना, उसके बाद में जो दूसरा रिएक्टेंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन के दौरान कितना कौन खर्च हो रहा है और कितना कोई बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट कितना बन रहा है और अदर रिएक्टेंट्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे, ठीक है। तो अब चलो हम लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें क्या पता चला, देखो सी के मोल्स निकालने हैं, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके, सी के। तो आपको ये पता हो गया होगा कि जब हम 2 मोल ए यूज करते हैं तो 3 मोल सी बनता है, ठीक है। 2 मोल ए यूज करेंगे तो कितने मोल सी बनेगा, 3 मोल बनेगा। अगर हम 1 मोल ए यूज करें तो कितना बनेगा सी, 3/2। और अगर हम 5 मोल ए यूज करें या 5 मोल ए यूज करें तो आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितने होंगे, तो इसको करेंगे हम इनटू 5। किस तरीके से किया इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। आज का जो वीडियो हमारा उसमें हम ओनली लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। जनरली मैं आपको बता देता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और उसके नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होना चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट के हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो लिखना उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू लिमिटिंग रिएजेंट को कितना हमने लिया है इनटू वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास में 7.5 मोल, ठीक है। यानी ये जब रिएक्शन हो रही है 5 मोल ए हमने लिया और 3 मोल बी लिया, ऐसी कंडीशन में जो सी है उसके हमें 7.5 मोल मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एंड डी, यानी जो डी है उसके कितने मोल बनेंगे। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से, देखो 2 मोल, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना, हमें ओनली लिमिटिंग रिएजेंट से मतलब है। और लिमिटिंग रिएजेंट देखो 2 मोल ए यूज किया जाता है तो 1 मोल डी बनता है, तो वापस से हम वैसे लिखेंगे 1 जिसका निकाल रहे हैं उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू लिमिटिंग रिएजेंट हमने कितना लिया है वो, तो ये क्या बना आपके पास में 2.5 मोल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो सी है वो कितना बना है, हमें ये तो पूछा है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। स्पेलिंग हो सकता है गलत हो सकती है, स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान मत देना ज्यादा, जो कंसेप्ट है उसके बारे में आप देखते रहना। तो हमें पता चल गया जो सी है वो आपके पास में 7.5 मोल बनेगा और जो डी है वो आपके पास में 2.5 मोल बनेगा। तो इस तरीके से हमने जो आज की क्लास है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट को कंप्लीट किया है। इससे रिलेटेड एक हमने क्वेश्चन भी देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से हम निकालते हैं इसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम जो नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे, ठीक है। थैंक यू।